यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, चलिए, आप लोगों की डिमांड थी कि MHI06 का पेपर होने वाला है 5 को, तो उस पर भी कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं इसको। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर तब तक रिकॉर्ड हो जाए, और आप लोगों का जो अप्रिसिएशन मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक बात और मुझे बतानी थी कि चूँकि हम लोग इतना एफर्ट करते हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं आप तक अपनी चीज़ों को पहुंचाने का, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन द सेंस कि आप प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादातर लोगों तक प्लीज़ पहुंचाइए अगर एफर्ट सही लग रहा है। चूँकि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इग्नू के सारे मटेरियल सब्जेक्ट सबको आप सबको एक ही जगह पर मिल जाएँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि थोड़ा सा सहयोग दीजिए। एक फैमिली की तरह हम मिलकर काम करते हैं। और एक और बात है कि अगर कोई मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहता है, चूँकि ये हमारा ऑफिशियल चैनल है तो इस पे हर समय हम अवेलेबल नहीं होते। हम चाहते हैं कि आपके सबके साथ हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहे, तो इसलिए अगर कोई डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट होना चाहता है किसी के भी रिकॉर्डिंग, लाइक अगर आपको इससे चाहिए हेल्प, इग्नू से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, बाकी एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी चाहिए, कैसे भी अगर मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी है official_DT1727। ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल होता हूँ किसी के भी रिगार्डिंग। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं कैरियर से भी रिलेटेड, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं इकाई फर्स्ट, प्राचीन समाज का पुनर्निर्माण, स्रोतों का संदर्भ विशेष। इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें मेन चीज़ है जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, जो प्राचीन समाज का पुनर्निर्माण हुआ है उसके जो सोर्सेज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेन यही चीज़ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिखे क्योंकि ऑलरेडी ये जो PDF है, इग्नू ने जो PDF अवेलेबल कराया है वो थोड़ा सा मतलब उसमें ही कुछ ब्लर वो दिख रहा है, इस वजह से ये थोड़ा ब्लर हो सकता है। और चूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर PDF प्रोवाइड कीजिए, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, आप उस पर चले जाइए, आपको PDF वहाँ अवेलेबल करा दिया जाता है यहाँ अवेलेबल कराने के तुरंत बाद, तो आप उसे वहाँ ले सकते हैं। और कोई और समस्या या कुछ पूछना है तो मेरी आईडी है ही official_DT1727। आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। द लेट्स लर्न फ्रॉम होम का इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए, सोर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एपिग्राफी, मतलब पुरालेख विद्या। देखिए, एपिग्राफी क्या होता है, पुरालेख विद्या क्या होता है। पुरालेख विद्या आप सबको पता है कि हिस्ट्री आप सबने पढ़ी हुई है। आपको पता है कि जो गुफाएँ होती हैं, गुफाएँ थीं, कभी कभी सील पाए गए हैं, स्तंभ हैं, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लिखे गए हैं, कुछ आदेश लिखे गए हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि अशोक का स्तंभ, अशोक की से वो जो शिलालेखाएँ होती थीं, या फिर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया है। इस तरह से जो पुरानी चीज़ों पे, जो गुफाओं में शैल चित्रों के माध्यम से या फिर जो पिलर्स होते थे, स्तंभ होते थे, उन पे जो लिखी जाती थी उन्हीं को कहते हैं पुरालेख विद्या या एपिग्राफी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं कि पुरालेख प्रमाणों की गिनती प्राचीन इतिहास के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोतों से होती है। इसका विश्वसनीय होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं, आप उसे मिटा नहीं सकते, आप उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे कि इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति जो पिलर पे लिखी गई हैं चीज़ें वो लिखी गई हैं, आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते। इसी तरह से जो अशोक के समय की जो गुफाएं पाई गई हैं या शिलालेख पाए गए हैं उनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। तो ये बहुत विश्वसनीय मानी जाती हैं। जैसे पाषाण फलकों पर धातु की प्लेट, स्तंभों, गुफाओं की दीवारों आदि पर उत्कीर्ण होते हैं। ये अभिलेख विभिन्न स्थानों और कालों में विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत होते हैं। कुछ अभिलेखों में उस समय की राजनीति और धार्मिक गतिविधियों के विवरण होते हैं। अन्य अभिलेख सरकारी स्मारक और इतिहास। तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सबको पता है कि ये क्या चीज़ होती है। इसी तरह से अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त, रुद्रदमन प्रथम के स्तंभ, ये सब धार्मिक और प्रशासनिक अभिलेख थे। जबकि ये जो स्तंभ थे दिल्ली और बरहमपुर, ये दुभाषी अभिलेख होते थे
और इसमें थोड़े से पुरातत्व संबंधित अभिलेखों के बारे में कुछ मिलता है, या ये बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप ये तो जान ही गए, एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। धातु की प्लेटों पर उत्कीर्ण अभिलेख ऐतिहासिक काल पर प्रकाश डालते हैं। मंदसौर के ताम्रपट्ट, गोरखपुर जिले का सोहगौरापट्ट, महेंद्र वर्मन का आईहोल अभिलेख, चोल शासकों का उत्तरामेरू अभिलेख, तो ये व्यापार कर और मुद्रा पर प्रकाश डालता है। तो आप इसके बारे में इसकी विशेषता लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम, पहला तो आपका हो गया ईपीग्राफी, दूसरा हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र मतलब, मुद्रा शास्त्र का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। नुमिस्मेटिक का मतलब सिक्कों का अध्ययन होता है। इसमें सोना, चांदी, तांबा से जो बने सिक्के होते थे, ये उस काल की स्थिति के बारे में बताते थे कि उस काल के अर्थ, तो सिक्के उस काल के कालक्रम में संबंधित बहुत सारे और भी चीज़ों के बारे में बताते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर भारत में रोमन सिक्के मिले हैं या फारस के सिक्के मिले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका संबंध, हमारा संबंध उनके साथ था, या संबंध किस तरह का था। ये सारी चीज़ें भी हमें उसके बारे में सिक्कों से पता चलती हैं। और उसके बाद सौराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र में सिक्कों पर उत्तीर्ण चित्र और आकृतियाँ, चित्र और आकृति अगर बनी है तो आप उस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस समय कैसी चीज़ें चल रही होंगी या किस चीज़ के लिए किया गया होगा ये। तो ये सारी चीज़ें हमें मुद्रा शास्त्र से पता चलती हैं। और मुद्रा शास्त्र, अब चूँकि अगर सोने के सिक्के हैं तो आप बता सकते हो कि सोना बहुतायत पाए जाते होंगे, इस वजह से सोने के सिक्के हैं, चांदी या तांबे के हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम मुद्रा शास्त्र से बता सकते हैं, और ये भी एक ऑथेंटिक सोर्स होता है। उसके बाद आते हैं हम पुरातत्व, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी का मतलब सीधा सा होता है कि जो भौतिक अवशेष प्राप्त किए गए हैं इतिहास से संबंधित, उनका अध्ययन करना। इसमें इमारतें हो सकती हैं, स्मारक हो सकते हैं, और अन्य तरह के अवशेष हो सकते हैं, जिससे उस काल के जो निवासी थे उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करना। जैसे मोहनजोदाड़ो के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे ईपीग्राफी तो थी नहीं, क्योंकि वो पढ़ी, मतलब ईपीग्राफी तो थी बट वो रीडेबल नहीं है, आप उसे पढ़ नहीं सकते। मुद्रा तो उसमें मिले नहीं है, सील मिले हैं, सील पर भी जो चीज़ें देखी गई हैं आप उससे या तो अनुमान लगा रखे थे, लेकिन बहुत कुछ पता चला था किससे? आर्कोलॉजी से, पुरातत्व से, खुदाई से जो जो चीज़ें मिली, जैसे स्नानागार मिला था, भंडारण का वो मिला था, और उसके बाद अपर हाउस था, लोअर वो लोग रहते थे जहाँ पे, या फिर समाधान की व्यवस्था क्या थी, मूर्तियाँ थी, मृदभांड थे, इनकी स्टडी से ही पता चला कि कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पर थी। तो आप समझ गए पुरातत्व क्या होता है। उसमें कंकाल भी मिले थे, तो कंकाल से स्टडी की जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती थी या पुरातत्व में शामिल की जाती हैं। और इसमें आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन ने डॉक्टर मार्शल के महानिदेशक, मतलब जो आर्कोलॉजी सर्वे बनाया गया था, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके जो हेड थे, जो डायरेक्टर थे, वो डॉक्टर मार्शल थे। और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सिंधु नदी की घाटी, गुजरात के लोथल, राजस्थान, कालीबंगन, सिंध, पंजाब, विभिन्न स्थलों पर की गई खुदाई से हमें लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और पुरातत्व से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि चूँकि उस समय ट्रैवलिंग का कोई साधन नहीं था, या हम कहते हैं कि नहीं, सभ्यता एक दूसरे को नहीं जानती थी, पर ऐसा नहीं था। हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इजिप्शियन चीज़ें भी मिली हैं, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में साउथ की भी चीज़ें मिली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, इन सब के बीच में आपस में ट्रेड होता था, संबंध होते थे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि पुरातत्व से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं साहित्य। साहित्य भी एक बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके इतिहास के बारे में। चूँकि इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है उसमें साहित्य का संकलन नहीं होता था, क्योंकि उस समय लोग इस तरह से नहीं लिखते थे, कागज़ कलम का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद के समय में जो साहित्य था वो बहुत अच्छे से संजो के रखा गया है, जिसमें आप वेद, महाकाव्य, ब्रह्मशास्त्र, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ये सारी चीज़ें जो हैं, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन सारी चीज़ें, या फिर जो ट्रेवलर्स हैं उनके जो अकाउंट्स हैं, वो मतलब उनकी जो चीज़ें हैं, उससे हमें इन सब के बारे में पता चलता है। तो ये एक साहित्य भी बहुत अच्छा वो हो जाएगा, आप इसको पढ़ के इसमें कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। और साहित्य से उस समाज के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, या अधिकार इन द सेंस की क्या विशेषताएं थी, क्या चीज़ें उन्हें मिली थी, क्या चीज़ें नहीं मिली थी, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलती हैं। समाज कैसा था, समाज में क्या चीज़ें थीं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलती हैं। तो सोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ये सारी सोर्स आप लिख सकते हैं अगर आप पूछा जाता है तो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्राचीन समाज है,
एक बीच में व्याख्या कर भी है। व्याख्या जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि व्याख्या क्यों ज़रूरी है, तो आप सबको पता है कि सोर्स की व्याख्या करना कितना ज़रूरी है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, इसलिए मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जनरली अब 4-5 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में, या जो भी दिन है। अब उसको आप ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप मोटे मोटे चीज़ों को समझ लीजिए, उसको आप आसानी से एलोबरेट करके लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना, अगर आपको मार्क्स अच्छे पाने हैं तो आप लिखिए, आप कुछ भी पूछा जाए वो सारी चीज़ें लिखिए, तब आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये प्राचीन समाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। सोर्स से जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन अगर बनेगा कभी कभी, तो वो व्याख्या बन सकता है कि व्याख्या क्यों ज़रूरी है, तो आप उसको सोर्स को एलोबरेट करते हुए व्याख्या को बताएंगे, क्योंकि ये सोर्स है, सोर्स क्यों ज़रूरी है उसकी व्याख्या कर दीजिए, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद प्राचीन समाज मानव विज्ञानी पठन। ये देखिए, प्राचीन समाज में इसमें कुछ नहीं बताया गया है, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो यूनान के लोग थे उनका पूर्व के बारे में क्या धारणा थी। इसमें जो बताया गया है कि उत्तरी लोग रोग मुक्त होते थे, लंबी आयु वाले होते थे, चमकदार नगीनों और सोनों के गहने पहनते थे। वो जो उत्तरवासी है वो मिस्रवासियों की तरह लंबे और मोटे होते थे, जबकि दक्षिण हिस्से के लोग यूथोपिया वासियों की तरह समान होते थे, या उन जैसे मतलब उनके जैसे नहीं थे। और ये भी बताने की कोशिश की गई कि स्थायी कृषक थे, उनकी भूमि इतनी विपुल थी कि प्रत्येक वर्ष 2 फसलें होती थी। विपुल का मतलब उपजाऊ। तो ये सारी चीज़ें उन्हें वो देखने को मिली हैं। मतलब आप भारत की जो प्राचीन काल की विशेषता थी वो सारी इसमें लिख सकते हैं। यहाँ बता रहा है देश के बाकी हिस्सों में खाना बदोश जनजातियाँ बिखरी हुई हैं, जिसमें शामिल है बौने, नरवक्षी, वनरहित, रसचंडियाँ, पुरुष, ये फैदम, लंबे दैत, ये सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें कैसे पहुँची उनके पास? उनका रीज़न ये था कि जो भूमध्य सागर के लोग रहते थे, भूमध्य सागर के आसपास है ना, यूनान वगैरह सारी चीज़ें, सारे कंट्री, तो वहाँ से लोग जब ईस्ट की तरफ आए तो उन्होंने ये सारी वेस्ट की तरफ जब आए, ईस्ट की तरफ ये निकले, और यहाँ से जो लोग वेस्ट की तरफ गए तो उनसे इंट्रैक्शन से जो चीज़ें पता चली, उससे ये लोग उनसे वो किया। इसमें कैसे पता चला? इसके 4 मुख्य स्रोत थे, जैसे करियान्दा का स्काईलैक्स, जो फारस के शासक डेसियस द्वारा भेजा गया था। उसके बाद हीरोडोटस को सभी जानते हैं, इन्होंने द हिस्ट्रिया लिखी, उसमें इन्होंने वो सारी चीज़ें देखी थी। तो मौर्य शासक के समय में जो आया था मेगास्थनीज, उसने जो चीज़ें लिखी, तो इन सारी चीज़ों से ही हमें उनको इन सब के बारे में पता चला कि भारत कैसा था, या इस तरह की चीज़ें कैसी थी। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है नहीं, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स मैं वो बता रहा हूँ, इसको आप एलोबरेट करके लिख सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है वो है पुरातत्व की प्रकृति। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद पुरातत्व की प्रकृति। अब पुरातत्व की प्रकृति में हम क्या देखते हैं? पुरातत्व की प्रकृति में बताने की कोशिश जो की गई है वो ये कोशिश की गई है कि जो पुरातत्व होता है, जो आप खुदाई करते हैं, जो उसमें से निकलता है, आपको जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वो सिर्फ उस ही प्रकृति के साथ किया जाता है। उसकी जो प्रकृति होती है उसी के आधार पर अध्ययन किया जाता है। चूँकि होता क्या है, मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँ, या प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कहने का मतलब होता है कि जो चीज़ खुदाई से निकली, चूँकि आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जब कुछ भी पता नहीं है आपके पास, इसके अलावा और कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे आप प्राचीन काल में मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको जानना है, तो आप पुरातत्व जो साक्ष्य हैं सिर्फ वही हैं आपके पास। ना सिक्के हैं, ना साहित्य है, ना एपिग्राफी है, आपके पास सिर्फ पुरातत्व है। तो आपको इसी के आधार पे पूरा निर्णय लेना होता है कि क्या है, क्या सही है, क्या नहीं सही है, और उस पर भी अलग अलग स्तर के हिसाब से आपको अनुमान लगाना होता है। चूँकि हमें पता है कि 2700 साल पुराना इतिहास है ये। अगर 2700 साल पुराना इतिहास है तो ये एक बार में तो आ नहीं गया होगा। तो इसको भी अगर डिवाइड करना है 1600 से 700 ईसा पूर्व, 700 से लेकर 400 ईसा पूर्व, तो आपको अलग अलग स्तर की जो खुदाई हो रही है उसके लेवल पे जो चीज़ें मिलेंगी उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं और दूं, हालांकि आगे भी इसमें भी एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, पर जैसे अगर मान लीजिए आपने एक खुदाई शुरू की एक स्तर की, आपको तांबे की चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। अब तांबे की चीज़ें जो मिली हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता की चीज़ें हैं और ये इस इरा में रही होंगी, क्योंकि तांब की चीज़ें उस समय दिखाई गई हैं कार्बन रेडिंग या बाकी चीज़ों से। ठीक है,
अब इसके नीचे की जब अगले स्तर की खुदाई करेंगे तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप जब उसकी कार्बन रीडिंग करेंगे या उसके बारे में जानकारी लगाने की कोशिश करेंगे तो वो एक अलग स्तर होगा। तो इस तरह से पुरातत्व की जो प्रकृति होती है वो पूरी तरह से ही एक ऐसी होती है कि या तो आप ये कह सकते हो कि काल्पनिक भी होती है, चूँकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार या ठोस आंकड़े तो है नहीं, इसकी कोई शुद्धता तो होती नहीं है कि आप इस पर पूरी तरह से रिलायबल हो जाओ। ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, एक अनुमान होता है। तो इसलिए हमको मतलब जो पुरातत्व की प्रकृति होती है वो इसी तरह की होती है, क्योंकि इनका वस्तुओं के संदर्भ से कोई अलग जो अर्थ है वो ऐसा नहीं होता, उनका कोई भी अर्थ नहीं होता। उनका अर्थ सिर्फ उन्हीं से समझा जाता है जिनसे वो निकली हुई हैं या जो वो बताने की कोशिश कर रही हैं। अलग संदर्भ तब होता है जब आपके पास बहुत सारे और साक्ष्य हैं, तो आप उनके साथ कंपेयर करके, उनके साथ तुलना करके या उनके साथ संबंध बना के आप उस चीज़ को बता सकते थे। पर चूँकि ऐसा नहीं होता तो आप उसको सिर्फ उसी संदर्भ में देखते हैं जैसे कि वो बताई जा रही है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन अवशेषों की व्याख्या व्यापक तौर पर उस संदर्भ पर निर्भर करती है जिस संदर्भ में आंकड़ों का उत्खनन हो रहा है, जिस संदर्भ से इसे तर्क के आधार पर अलग किया जाता है। बस यही सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं होती। एग्जाम्पल जो इसमें दिया है जैसे कि वही कि किसी आम ताम्र पाषाण युगीन बस्ती की खुदाई होती है तो उससे एक संरचित स्तर क्रम में विभिन्न किस्म की दस्तकारी सामने आएगी। उदाहरण के तौर पर इसमें मिट्टी के बर्तन, जानवरों की अस्थियाँ, अनाज, समाधान, ये सारी चीज़ें आएंगी। उस सामग्री से कोई अर्थ निकालने के उद्देश्य से हमें इसका विश्लेषण उस संदर्भ में करना होता है जिस संदर्भ में इसे निकाला गया है। तो जिस संदर्भ में इसे निकाला गया है, जिस तरह से ये निकले हुए हैं, तो हमें उसका अनुमान उसी संदर्भ में लगाना होता है। आप उसको किसी और संदर्भ में नहीं लगा सकते। तो आपका जो हमने MHI 03 में पढ़ा था कि सामान्यीकरण करना होता है, तो सामान्यीकरण के आधार पर ही आप इसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यही है। उसके बाद हम आते हैं पाठगत स्रोत। तो हम पाठगत स्रोत में देखते हैं। पाठगत स्रोत का मतलब सीधा सा अर्थ होता है वो ऐसे सोर्स जिन्हें पढ़ा जा सकता है। तो पाठगत स्रोत में विषय की बात जो होती है वो स्पष्ट करने और उसको समझने की एक अलग कला होती है, तो उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और पाठगत स्रोत में सबसे बेस्ट सोर्स माना गया है ऋग्वेद को। तो हम यहाँ पर ऋग्वेद की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया कि ऋग्वेद कोई अर्थशास्त्र की या पुराण की तरह नहीं होता और वो कोई साहित्यिक ग्रंथ भी नहीं है। वो एक टीका कह सकते हैं, एक ऐसी चीज़ दी गई है जो किसी ने सोसाइटी के बारे में कुछ लिखा, कमेंट किया, या वहाँ की जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से जो रिलेटेड टिप्पणियाँ होती थी, कमेंट्स होते थे, उनको एक संकलन किया गया है, उनको एक जगह रखा गया है। वो उसको हम ऋग्वेद कहते हैं, जिसको कहा गया है कि इसका संकलन याज्ञ ने किया है, जो पाणिनि से पहले थे, मतलब पाणिनि से भी पहले वो थे। तो ये और वो जो उन्होंने टीका जो लिखा है वो हम अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास जो अवेलेबल है वह सायन द्वारा संकलित है। तो इसमें हम ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। यह ग्रंथ वैदिक भाषा में है जो संस्कृत की पूर्ववर्ती थी। तो संस्कृत से पूर्ववर्ती जो वैदिक भाषा थी उसके बारे में दिया गया है। इसमें 1028 सूक्त दिए गए हैं, जिसमें देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, उनका वर्णन किया गया है, प्रशस्ति की गई है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। ये 10 मंडल में है, 10 मंडल में लिखा गया है, जबकि पहला और 10वां मंडल ये बाद में आया है। 2 से 9 मंडल तक इसमें पहले से थे। ओके, और ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जो कि मैंने पहले से बताया था कि ये कोई धार्मिक या सामाजिक ग्रंथ नहीं है। इसमें बस ये है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो उपयोगी सूत्र हैं उन्हीं के बारे में दिया गया है। उसके अलावा ऋग्वेद एक ऐसे समाज का चित्रण करता है जिसकी प्रकृति पशुचारण थी। अब चूँकि बहुत सारे लोग जो हिस्ट्री से संबंधित होंगे उनको पता होगा कि ऋग्वेद आर्यों के समय में थी, और जनरली कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप जाते हैं तो पूछा जाता है कि आर्यों की जो जीवनी थी वो किस प्रकार की थी, क्या वो शिकारी थे या क्या थे, व्यापारी थे, या तो आप बताएंगे कि नहीं वो कृषक थे। तो कृषि और पशुचारण उनका मुख्य व्यवसाय था। तो वही ऋग्वेद से ही ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। और उनकी सामाजिक संरचना कबायली था, वो ग्रुप बना के रहते थे, और सभा और समिति, खैर ये थोड़ी अलग चीज़ है। तो वो कबायली संरचना थी, और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। गायों को महत्व देने का सिंपल सा अर्थ ये था कि आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे, उसमें अजंघा इस तरह से वर्णन किया गया है गाय के बारे में। इसका मतलब होता है कि जिसका वध नहीं किया जा सकता। और ऋग्वेद में जब आप थोड़ा डिटेल देखेंगे, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर गाय को कोई मारता है या उसको कोई चोट पहुंचाता है
तो उसे मृत्युदंड देने तक का भी प्रावधान किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्व होगा। घोड़ों और रथों को युद्ध के समय महत्व दिया जाता था, क्योंकि अगर आप ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि आर्यों का पसंदीदा खेल क्या होता था, तो उसमें रथ दौड़, घोड़दौड़, शतरंज, मतलब जिसको हम आप पासा कहते हैं, इससे याद आ रहा होगा महाभारत का समय शकुनी खेला करते थे, तो वो इनका फेवरेट खेल हुआ करता था या मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें हैं। उनमें इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं का उल्लेख है। बिल्कुल, इंद्र के बारे में ऋग्वेद में जितने भी श्लोक दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा श्लोक इंद्र के बारे में हैं, इंद्र को डिनोट किए गए हैं। उसके बाद अग्नि को डिनोट किए गए हैं। और यहाँ माना गया है कि इंद्र जो हैं वो ब्रह्मांड के देवता हैं, इसीलिए आज आप जानते हैं ना कि देवताओं का राजा इंद्र को माना जाता है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि ऋग्वेद में ही उन्हें पूरे ब्रह्मांड का राजा माना गया है या बताया गया है, इसलिए इंद्र को राजा माना जाता है। और इंद्र को वर्षा का देवता भी माना गया है और इस तरह की वर्षा भी कराते हैं। उसके बाद अग्नि है। और बहुत सारे लोग ऋग्वेद में ये चीज़ें दी गई हैं कि बहुदेव जो वो थे कि बहुत सारे देवता हैं, इस चीज़ का प्रमाण ऋग्वेद में भी दे दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें अब मैं ऋग्वेद और उसके बारे में बताने लगूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ उसमें मिलती हैं। तो इसमें यही बताने की है कि स्पष्ट है कि प्रारंभिक समाज में पशु और मवेशी का मूल्यवान समझा जाता था और मवेशियों की संख्या के आधार पर यह तय होता था कि किस व्यक्ति के पास कितना धन है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय आप देखिए, कभी आपने इतिहास में कहीं मूवी देखी है या उसको पता होगा कि जब किसी के साथ कोई समझौता होता था, संधि होती थी या शादी का विवाह करते थे, तो उनको बताया जाता था कि 40,000 हाथी, 50,000 घुड़सवार घोड़े उनको दिए जाते हैं, उपहार में दिए जा रहे हैं। इट मीन्स कि जिसके पास जितनी ताकत होगी, जितने ये अश्वधन होंगे या जितने मवेशी होंगे, उनके पास वो उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा, ये या उसके पास उतना ही धन होगा। ये सारी चीज़ें आप हैं। तो इस प्रकार एक ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद हमें संस्कृत के एक खंड की झलक दिखाता है जो पशुचारण प्रकृति की थी। इससे यह संकेत मिलता है कि समाज में धन के रूप में किसे महत्व दिया जाता था। ठीक है, अब ये रहा यहाँ, आप सारांश इसमें लिख सकते हैं कि सोच की तलाशी उतनी ही अनंत है जितना उसका सोच क्षेत्र। इतिहास का छात्र होने के नाते हमें यह देखना होगा कि इतिहासकार और उसे अतीत के बीच संवाद तार्किकता के दायरे में। चलिए, आप सारांश अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चूँकि ऋग्वेद को अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि जनरली नोट्स में भी दे देता है ऋग्वेद के बारे में, या पूरा क्वेश्चन ही दे सकता है ऋग्वेद के बारे में। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और प्लीज़ कोई मुझे ये बता दे कि आज का पेपर कैसा था, MHI 03 का। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं या क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। तो और आप ये भी बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको इसमें से नहीं समझ आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा वो कराने की। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।